हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की कि 1857 का जो विद्रोह है उसके पीछे वो पर्याप्त कारण कौन से थे जिनकी वजह से यह विद्रोह हुआ। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे योजना के बारे में कि 1857 की विद्रोह की योजना कैसे कैसे बनी। ऐसा नहीं था कि 1857 का जो विद्रोह था वो अचानक ही फूट पड़ा हो। इसके पीछे पर्याप्त मात्रा में तैयारी पहले से की जा चुकी थी और इस योजना का कार्य क्षेत्र वो है लखनऊ के समीप बिठूर या फिर लंदन में कहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब के सहयोगी अजीमुल्ला खां और सतारा के राजा, जिनको गद्दी से उतारा जा चुका था, उसके सहयोगी रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। इन दोनों ने 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया, लेकिन चर्बी कारतूस की घटना ने इससे पहले ही यह विद्रोह को उठा दिया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंच चुका था जो विद्रोह में शामिल थी, और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचा रहा था। सभी राजाओं और सरदारों के पास गुप्त पत्र पहुंच चुके थे जिनमें रहस्यपूर्ण बातें लिखी गई थी जो कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ इशारा कर रही थी और उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित कर रही थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में एक घटना घटी। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये तो था कि 1857 की विद्रोह की जो योजना थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं 1857 का प्रसार पूरे देश में किस किस तरीके से 1857 का प्रसार हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित 20 एनआई और 3 एलएलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। अब शीघ्र ही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की ओर चले और 11 मई दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली विजय का समाचार पूरे देश में आग की तरह फैला। देखते ही देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रोहिलखंड, इलाहाबाद और ग्वालियर को ले लिया। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई कानपुर में। कानपुर में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे ने इनकी सहायता की। नाना साहेब ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए। नाना साहब लगातार पराजय को झेलते रहे और अंततः नेपाल चले गए, जहां से वे जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को आगे बढ़ाया और बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष समर्पण किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल और शाहजहांपुर में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपनी साहस और नेतृत्व से अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। परंतु झांसी के पतन के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ग्वालियर में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोस ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अदम्य साहस और वीरता जैसे गुणों से परिपूर्ण थे और बिहार का सिंह भी कुंवर सिंह को कहा जाता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और रोहिलखंड में खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और असम में दीवान मनीराम दत्त ने 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाया। मनीराम दत्त वहां के राजा के पोते कबदेवेश्वर सिंह को राजा घोषित किया और विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई।
अगर हम 1857 की विफलता के कारणों पर चर्चा करें तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कि सभी वर्गों का शामिल न होना। 1857 के विद्रोह में मात्र सैनिक, किसान, असंतुष्ट राजा और कुछ जमींदारों के अलावा इसमें कोई शामिल नहीं हुआ। शिक्षित मध्य वर्ग ने इससे उचित दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनका यह मानना था कि भारत का जो उद्धार है वो मात्र अंग्रेजों के माध्यम से हो सकता है। 1857 के विद्रोह में एक बद्ध विचारधारा का अभाव था। सभी राजा और सभी सैनिक केवल मात्र अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। असल में विद्रोह का जो स्वरूप था वो मात्र सामंती स्वरूप से आगे बढ़ रहा था। विद्रोह के लिए एक निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई और अपने समय से पहले ही यह विद्रोह हो चुका था। देसी राजाओं का विद्रोही रूप। देसी राजाओं ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। विफलता के कारणों में सांप्रदायिकता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया था, जिनकी वजह से उनकी शक्ति जो है छीन हो गई थी। इसके एक कारणों में संपूर्ण देश में प्रसारित न होना इस विद्रोह का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मात्र ये कुछ क्षेत्रों में ही 1857 का जो विद्रोह था वो सिमट कर रह गया था और जो जो सैनिक थे उनके पास उन्नत किस्म के शस्त्रों का अभाव था। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें अंग्रेजों के पास, तो उनके पास आधुनिक और उन्नत किस्म के हथियार थे। ये भी 1857 के विद्रोह को विफलता में एक कारण सिद्ध हुए। सहायक साधनों का अभाव भी विद्रोहियों को था। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ब्रिटिशों के पास रेल, सड़क और तार व्यवस्था थी, जबकि भारतीयों के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सहायक साधनों के अभाव ने भी इस विफलता के कारणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम 1857 के स्वरूप के बारे में बात करें तो विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न विभिन्न मत हैं। अगर हम बात करें आरसी मजूमदार की, तो आरसी मजूमदार इस विद्रोह को ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। वीडी सावरकर की 1908 में प्रकाशित पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का जो विद्रोह था वो सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। डिजराइल इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, जो ब्रिटिश सांसद थे। जवाहरलाल नेहरू इस विद्रोह को एक सामंती विद्रोह मानते हैं। मालसेन, ट्रेवलियन, लॉरेंस और होम्स इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के परिणाम के बारे में, तो अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर सीधे क्राउन के पास चला गया। 1858 के अधिनियम के तहत यह कार्य हुआ। अब जो भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे थे वो सीधे क्राउन से प्राप्त हो रहे थे भारत को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके कार्य क्षेत्र से बिल्कुल हटा दिया गया। एक कार्य इसमें यह किया गया कि सेना में परिवर्तन किया गया। सेना में परिवर्तन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया, जिसने बंगाल में ब्रिटिश और इंडिया का 1 और 2 के अनुपात में निर्धारित किया और अन्य प्रदेशों में ब्रिटिश और इंडिया का जो अनुपात था सैनिकों का वो 2:5 के अनुपात में अब निश्चित किया गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ ये रहा कि राजा और जमींदारों को महत्व दिया गया, क्योंकि राजा और जमींदारों को एक बफर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे सैनिक। शिक्षा पद्धति में बदलाव किया गया, क्योंकि जो शिक्षित मध्य वर्ग था वो इस विद्रोह से दूर था, तो नवी शिक्षा नीति के तहत अब अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाना था, जिनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अपना अनुयायी बनाया जा सके। अगर हम बात करें कि तो इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ। भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई। अब भारत किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करने के लिए उनको अभ्यास हो चुका था। और राजनीतिक रूप से जागृति आई, क्योंकि अब भारत का प्रत्येक नागरिक समझ रहा था कि भारत को कैसे कैसे गुलाम बनाया जा रहा है और भारत का जो धन है वो कहाँ पर जा रहा है, वो सारा ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। तो अब उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत के धन की निकासी किस ओर हो रही है, और संगठन की प्रेरणा मिली। और इस विद्रोह ने भारतीयों को ये सिखाया कि संगठन में ही शक्ति होती है।
और एकता और आंदोलन की नई दृष्टि के साथ भारत आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो गाइज ये हम देखा कि 1857 का विद्रोह कैसे कैसे रहा, और अगली वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।